नाचने लगते हैं। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। मैंने कहा जब, तब, जो, त्यों, क्योंकि इस तरह के आएंगे। तो जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। शाबाश, कोशिश काफी अच्छी है आपकी। मैम जो आपने किताब लिखी थी वो आज मैंने पढ़ी। मैंने आज वह किताब पढ़ी। देखो जो आश्रित मैम ने बनाना लिखी बेटा, थी। जो आप बोल रहे हो ना वो आश्रित नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक पद प्रधान पद होगा, दूसरा पद आश्रित पद होगा। ठीक है, जो ये आश्रित उपवाक्य है उस पर फोकस कीजिए आप। मैंने आज वह किताब पढ़ी। अब ये वाक्य आपका पूर्ण है, प्रधान है, लेकिन जिसे आपने लिखा था, अगर हम खाली ये लिखते जिसे आपने लिखा था, क्या लिखा था, यह अधूरा वाक्य है। क्योंकि आश्रित किस पर है, आगे वाले प्रधान उपवाक्य पर। पीछे वाला जो वाक्य है आपका वो आश्रित है। समझ में आया? अब बनाइए आश्रित उपवाक्य। मैंने कहा कई बार हम एग्जाम में पूरी लाइन आती है जिसको हमें बताना है कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। समझे? पढ़ी। आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जिसे आपने लिखा है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। चलिए, शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो पीते शराब हुए पीते लोग मुझे हैं। अच्छे नहीं लगते। हाँ शाबाश शाबाश, तो सिर्फ ये सही जा रहे हैं। बोलिए मुझे बोलिए वो शाबाश। लोग अच्छे नहीं लगते जो शराब पीते हैं। हाँ, जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। शाबाश शाबाश, आप अच्छी कोशिश कर रहे हो बेटा। पिताजी ने माँ से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा। माँ से पिताजी ने गंगा स्नान चलने को कहा। आश्रित कहाँ हुआ इसमें? आश्रित कहाँ हुआ बेटा? हाँ हाँ शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो आप। पिता ने माँ को हाँ हाँ गंगा स्नान करने शाबाश निखिल। पिता ने माँ से गंगा स्नान करने के लिए कहा। तीसरी शक्ल में आ गए। तीसरी शक्ल में ही आ गए आप। पिताजी ने माँ से कहा गंगा स्नान चल करने। पिताजी ने माँ से कहा कि वे भी स्नान करने चले, गंगा स्नान करने को चले। अब हुआ ना आश्रित। पिताजी ने माँ को कहा कि वो भी गंगा स्नान करने को चले। चलिए, अब मैं कुछ एक संयुक्त वाक्य बोल रही जिसको आपको शक्ल में बदलना है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया। शाबाश, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बनाया आपने। नीचे गिरते ही गिलास टूट गया। हाँ गुड।
गुड गिरते गिरते ही टूट गया या नीचे गिरने के कारण टूट गए, बात तो एक टूट ही गया। है। यस मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बनाया आपने। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। वो बाजार वो बाजार गई और मेरे लिए भी फल लाई। नहीं निखिल, ध्यान दीजिए बेटा, वह सच बाजार बनाना से है, मेरे लिए फल लाई। सरल वाक्य बनाना है आपको। वो बाजार वो से मेरे बाजार लिए फल जाकर मेरे लिए फल लाई। वो बाजार जाकर मेरे लिए फल लाई। हाँ जी वो मैम। बाजार से मेरे लिए फल लाई। जाकर फल लाई। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। इसको एक वाक्य बना दो ना, ये दो अलग अलग वाक्य है, आपको एक बनाना है, सरल बनाना है। वो बाजार एक गई क्रिया, और एक फल उद्देश्य, लाई। एक विधेय, ये याद रखिए, आपके माइंड में डेफिनेशन होनी चाहिए। वो बाजार से वो मेरे लिए बाजार फल लाई। जाकर वह वो बाजार जाकर मेरी मेरे लिए फल फल लाई। लाई। हाँ जी मैम, आया ये कुछ बोला था याद? मैंने शुरू में। नो मैम, पहले यही बोला था मैंने। शुरू तो हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस मैम। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो? यस मैम। कोई बच्चा जवाब नहीं देगा, आगे भाग गए क्या? यस मैम। यस मैम। नहीं, बच्चे तो काफी है। मैं माइक बंद कर रखा सबने। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप मुझे। अब हम आगे बढ़ते हैं वाच्य। देखिए बेटा, वाच्य और वाक्य में क्या फर्क है? वाक्य जो था वो हमारा शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिसका अपना अर्थ प्रकट हो, उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। वाक्य। लेकिन वाच्य किसको कहेंगे? वाच्य कहेंगे कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि क्रिया को चलाने वाला कौन है, क्रिया में प्रधानता किसकी है, क्रिया में विषय कौन है, उसको हम वाच्य कहेंगे। बोलने योग्य या फिर जो बोलने का यानी कि विषय हो। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, हाँ जी मैम। क्रिया का चलाने का उद्देश्य क्या है, इसको चलाने का विषय क्या है, इसमें क्रिया को चलाने में प्रधानता किसकी है। ठीक है, जी मैम। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि जो बात कही जा रही है, उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसको हम वाच्य कहेंगे। मैंने अपने शब्दों में बताया कि क्रिया की प्रधानता का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या वाच्य है। भाव, क्रिया का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो मैम। क्या हुआ बेटा, आप लोग मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे कोई भी? दो मैम। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म और नंबर 3 भाव। भाव। कर्ता ओके ही मैम। वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। देखो बेटा, कोई भी काम जब होता है तो उसका कोई ना कोई विषय तो अवश्य होता है। यस मैम।
ठीक है, किसी ना किसी रूप की प्रधानता उसमें अवश्य होती है। तो वही तो हमें बतानी है, उसी चीज को हम वाच्य कहते हैं। बस थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है। वाक्य था सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित शब्दों का समूह जिसका अपना आशय प्रकट हो। लेकिन इसमें पता चले कि क्रिया का विधान, उसका विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। भाव है। यस ठीक मैम। है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वाक्य और वाच्य एक है। नहीं है, वाच्य और वाक्य एक, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। मेरी क्रिया आवाज आ को रही है आपको? चलाने में जिन तत्वों की विशेषता होगी, ठीक है, वही हमारा वाच्य है। चाहे वो कर्ता हो, चाहे कर्म हो और चाहे भाव हो। भाव हो। कर्तृवाच्य, जिस वाच्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ये नहीं समझोगे आप, मतलब क्रिया को चलाने वाला कर्ता हो। कर्तरी का मतलब क्या हो गया? कर्ता। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मुझे लगता है आपके पास बुक भी नहीं होगी। ये देखिए, जी मैम। कर्म वाच्य के जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, जिस वाक्य में कर्ता यानी कि काम को करने वाले की विशेषता हो, काम को करने वाले की प्रधानता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है, रेनू बाजार जाएगी। यस मैम। क्रिया को करने वाला कौन है यहाँ? कर्ता। क्रिया को चलाने वाला कौन है? कर्ता। क्रिया में प्रधानता किसकी है? कर्ता की। ठीक है, जी मैम। इसलिए ये वाक्य जो मैंने बोले हैं वो सारे कर्तृवाच्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता हुई। क्लियर? जी मैम। जी मैम। सेकंड है हमारा कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कहने का मतलब वो है कि जिन वाक्यों में पता चले कि इसमें कर्म की प्रधानता है। पहले वाले में क्या था? कर्ता की प्रधानता थी, इसलिए कर्तृवाच्य है। लेकिन सेकंड में प्रधानता किसकी आ गई? कर्म की प्रधानता आ गई। कर्म, कई कहते हैं कर्म होता कोई काम नहीं। बेटा गलत बात। कर्म काम नहीं होता जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये विभक्तियां तो आपको सबको याद ही होगी। यस मैम। कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्म आपादान संप्रदान। तो कहने का मतलब है संकेत बिंदु जिसमें कर्म हो, प्रधानता जिसमें कर्म की हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा। कर्म की प्रधानता हो गई इसमें, उससे व्यायाम किया जा रहा है। इसको हम ऐसे देखिए, कर्म का विभक्ति चिन्ह जो होता है से के द्वारा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे व्यायाम किया जा रहा है या उसके द्वारा व्यायाम किया जा रहा है। दोनों ही सही है। आप लोगों ने रट्टे लगा के द्वारा होता है मैम,
हाँ, आपका बिल्कुल जवाब ठीक है, बिल्कुल के द्वारा होता है, लेकिन इसमें मैंने के द्वारा नहीं लिखा है, लेकिन भाव तो वही आ रहा है ना। पहला वाक्य मैंने बोला रोटी राम से खाई जाती है, रोटी राम के द्वारा खाई जाती है। कविता से गाना गाया जाता है, कविता के द्वारा गाना गाया जा रहा है ना। जी मैम। उससे व्यायाम किया जा रहा है, तो उसके द्वारा व्यायाम किया जा रहा है। ठीक है, भाव वही रहेंगे आपके, यानी कि प्रधानता आपके कर्म की ही रहेगी। आपका थोड़ा सा डाउट होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में, वो डाउट मैं आगे चल के क्लियर करती हूँ। अभी भाववाच्य नंबर 3 है आपका भाववाच्य। जहां वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। देखिए बेटा, पहले में हमने बताई कर्ता की प्रधानता, दूसरे में हमने बताई कर्म की प्रधानता, लेकिन तीसरे में हम बता रहे हैं भाव की प्रधानता। भाव क्या होते हैं? फीलिंग्स, है ना, एक्सप्रेशंस। अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो कुछ एक सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। हमसे भागा नहीं जाता, तू बोल दे, थोड़ी देर सो ले। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, पहले तो ये बताइए मुझे कौन सा है ये? कर्म। कर्म मैम। बताइए बेटा। हेलो, कर्म मैम। नहीं करता करता। अभी नहीं, कुछ थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज। कर्म। क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही? आवाज भी फुल है। चलिए, हेलो। कर्मवाच्य। कर्म, यस मैम। हाँ। मैम आवाज नहीं आ रही? क्योंकि इसमें कर्म की, जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, उससे अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है इसमें कर्म की प्रधानता आ गई है, भाव की प्रधानता आ गई है, या फिर कर्ता की। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पेड़ किसके द्वारा काटा जा रहा है? मजदूरों के द्वारा। तो प्रधानता किसकी हो गई है? कर्म की। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। किसको काटा गया? पेड़ को। तो कर्म क्या है यहाँ पर? पेड़। ठीक है, इसलिए प्रधानता किसकी हो गई? पेड़ की हो गई, कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कर्मवाच्य। लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, लड़कियों के द्वारा क्या सुनाया जा रहा है? गीत। कर्म। गीत। इसलिए प्रधानता किसकी हो गई? गीत की। गीत की। ठीक है, तो वाच्य कौन सा हुआ? कर्म मैम, कर्म वाच्य। बेटा कई बार इसी तरह से कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा आपसे ये कौन सा वाच्य है, वाच्य पहचान कर बताइए, इस तरह से पूछा जा सकता है, वाच्य पहचान कर बताइए। या फिर दूसरे तरीके से कोई एक, जैसे कि कर्तरी वाच्य बता दिया और उसको कर्मवाच्य में बदलिए या फिर भाववाच्य में बदलिए। तो आपको पहले उसको समझना होगा, उसके बाद आपको बदलना है। लेकिन बदलने से पहले मैंने हर बार यही कहा बेटा, डेफिनेशन उसकी
भले ही डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है कभी भी, लेकिन अगर आपको उसकी परिभाषा याद नहीं है तो आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे। आपको ये पता ही नहीं कि कौन सा कर्मवाच्य होता है, कौन सा कर्तृवाच्य होता है और कौन सा भाववाच्य होगा, कैसे चेंज करोगे, है ना। जी मैम। इसलिए आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा याद करनी है। एग्जाम में हमेशा उदाहरण ही पूछे जाते हैं, परिभाषाएं नहीं पूछी जाती। लेकिन परिभाषा फिर भी मैं यही कहती हूँ सबको याद होनी चाहिए। जैसे अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, कौन सा वाक्य है? क्या? कर्मवाच्य मैम। बता तो मैं बच्चे, लेकिन सुन नहीं पा रही हूँ मैं कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य। पता नहीं क्या हो गया। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं बेटा, कर्ता की प्रधानता है। कौन शिक्षा देंगे यहाँ? अध्यापक। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, साफ साफ पता चलेगा कर्ता की प्रधानता है ना। तो ये कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। इसी को अगर हम कहते हैं कर्मवाच्य में बदलिए तो क्या बनेगा? अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब हमने इसमें किसकी प्रधानता बना दी? कर्म की। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, कर्ता मैम। कर्तृवाच्य। यस मैम, कर्तवाच्य। कर्ता की प्रधानता है। यस मैम। किसने सुंदर गीत किसने लिखे? सुरेंद्र ने। अब हम इसी को कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। जवाब ही नहीं आ रहा, पता नहीं। शाबाश बेटा, जवाब दीजिए मुझे। निखिल, वरुण, मैम सुरेंद्र सुंदर गीत गाया जाता है। मोनिका, मैम सुरेंद्र के द्वारा गीत गाया जाता है। गीत गाया जाता है मैम। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र के द्वारा गीत लिखे गए। कीजिए, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए। गीत गाया जाता है। यस मैम। क्या लिखे गए? सुंदर गीत लिखे गए। सुंदर गीत। यस मैम। तुम फूल तोड़ोगे। बेटा एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, कभी भी टेंस चेंज नहीं करना, आपको काल कभी चेंज नहीं करना। ओके मैम। अगर आपका क्वेश्चन वर्तमान में पूछा गया है तो आपका आंसर भी वर्तमान में आना चाहिए। अगर आपका भूतकाल में पूछा गया है तो आंसर भी भूतकाल में देना होगा। और अगर भविष्य काल में पूछा गया, जैसे तुम फूल तोड़ोगे, भविष्य काल का हो गया, तो आपका जवाब भी भविष्य काल में ही होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी काल चेंज मत करना। आपको जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आपका जवाब आना चाहिए। जैसे मैंने पहला पूछा था प्रेजेंट में, और अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, लेकिन मैंने ये वाला सेंटेंस आपसे फ्यूचर टेंस में पूछा है। क्या होगा है? भविष्य काल में पूछा है तो आपका जवाब भी भविष्य काल में ही होना चाहिए। तुम फूल तोड़ोगे तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। वह हमें मूर्ख समझता है। बताइए बेटा। दोबारा बोलना। कर्मवाच्य में बदलिए।